नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको योगात्मक मूल्यांकन के बारे में पढ़ाऊंगी। आप सब जानते हैं बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मूल्यांकन के दो प्रकार होते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा प्रकार बताया था योगात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन अध्यापन के दौरान किया जाता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन अध्यापन के उपरांत किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन जो किया जाता है वो ग्रेडिंग पद्धति के आधार पर बच्चे का उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। उसके आधार पर छात्र का वर्गीकरण किया जाता है। तो योगात्मक मूल्यांकन अधिगम के अंत में होता है, जबकि रचनात्मक मूल्यांकन अधिगम और अध्यापन के दौरान किया जाता है। वहाँ पर अधिगम में सुधार किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर परीक्षा अंकों के आधार पर उसको अंक देकर आगे के लिए उसको सचेत कर दिया जाता है। तो क्या है योगात्मक मूल्यांकन? इसकी एस के दुबे ने बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है कि योगात्मक मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जो छात्र की शैक्षिक, व्यक्तिगत और व्यावहारिक रूप से मूल्यांकन करती है। तीन तरह का मूल्यांकन करता है: शैक्षिक मूल्यांकन, व्यक्तिगत मूल्यांकन और व्यावहारिक मूल्यांकन करने का कार्य आपका योगात्मक मूल्यांकन करता है। अब बात आती है योगात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या है। योगात्मक मूल्यांकन आप किसको कहेंगे? देखो, ग्रेडिंग पद्धति के आधार पर जो परीक्षण किया जाता है वो योगात्मक आकलन है। योगात्मक आकलन विषय वस्तु को पढ़ाने के बाद कुछ इकाइयों का एक साथ जो है परीक्षण किया जाए और परीक्षा के उपरांत उसको अंक दिए जाते हैं। वो जो मूल्यांकन होता है बच्चों, उसे कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन, जो कि एक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें छात्र के किसी एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण पक्षों को ध्यान में रखते हुए मापन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। तो योगात्मक मूल्यांकन की विशेषताओं में पहला देखिए, आवधिक रूप से पता लगता है कि छात्र एक समय विशेष में कितना सीखा। आप सब जानते हैं बच्चों, क्लास में बच्चों के यूनिट टेस्ट होते हैं, 1 या 2 यूनिट का टेस्ट लिया जाता है समय समय पर। तो समय समय पर हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, समय समय पर टेस्ट लिए जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें जो आवधिक रूप से मतलब समय निर्धारित करते हुए तैयार की जाती है, टेस्ट पेपर तैयार किया जाता है, छात्र को वो करने के लिए दिया जाता है, छात्र उसका जवाब देकर के उसको सबमिट करवाते हैं, टीचर के द्वारा उसकी जांच की जाती है और जो अंक दिए हुए होते हैं उन अंकों के आधार पर हम देखते हैं कि छात्र ने इस 1 महीने में, 2 महीने में या पूरे साल में कितना सीखा है। इसका ज्ञान हमें योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से ही चल पाता है। फिर आता है मानकीकृत परीक्षण से संबंधित। मानकीकृत परीक्षण का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि जो परीक्षण बनाया जाता है, जैसे हाफ ईयरली परीक्षाएं ली जाती है, वार्षिक परीक्षाएं ली जाती है, यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं, फिर बच्चों को ग्रेडिंग दी जाती है, ये सब मानकीकृत रूप में होता है। जबकि रचनात्मक मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो रचनात्मक मूल्यांकन में मानकीकृत परीक्षण नहीं होते हैं। ये मानकीकृत परीक्षण विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयार करवाए जाते हैं। तो मानकीकृत परीक्षणों से संबद्ध होता है बच्चों कौन सा मूल्यांकन? योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है। फिर तीसरा आता है निश्चित समय पर आयोजित। मैंने आपको बताया कि आप जब कक्षा में पढ़ते हैं तो समय समय पर परीक्षा प्रणाली या परीक्षा की तैयारी या परीक्षा होने का जो है टाइम टेबल आप लोगों के सामने आता है कि अब इन तारीखों में हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे, इन तारीख में वार्षिक परीक्षाएं का आयोजन किया जाएगा, इस टाइम में यूनिट टेस्ट करवाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो क्या होती है निश्चित समय पर आयोजित होती है।
जबकि रचनात्मक मूल्यांकन कभी भी हो सकता है। जबकि ये जो आपका योगात्मक मूल्यांकन है वो निश्चित समय पर आयोजित होता है। उसके बाद आता है समग्र अधिगम को जानने के लिए। देखो, आपका रचनात्मक मूल्यांकन किसी एक विषय वस्तु से संबंधित जानकारी को जुटा पाता है, लेकिन इसमें योगात्मक मूल्यांकन में 3 महीने में बच्चे ने क्या क्या शैक्षिक गतिविधि की, कौन कौन सी व्यवहारिक नॉलेज ली, कौन कौन से व्यक्तिगत रूप से उसने अधिगम किया, उन सबके संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन हो जाता है। समग्र अधिगम को हम जान पाते हैं कि बच्चे ने इस क्लास में क्या सीखा, पिछली क्लास में वो क्या सीख कर आया था। तो ये समग्र अधिगम को जानने के लिए योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग होता है। उसके बाद होता है औपचारिक। देखो बच्चों, परीक्षाओं का आयोजन होना, परीक्षा पेपर का निर्माण करना, परीक्षाएं आयोजित होना, छात्रों के द्वारा परीक्षा देना, उसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार करना, छात्र की प्रगति का आकलन करना, उनको ग्रेड देना, उनको अंक देना, ये सब क्या है बच्चों? एक औपचारिक प्रक्रिया है। ये जब बच्चा पढ़ेगा तो उसका औपचारिक रूप से परीक्षण किया जाएगा, और जितने भी औपचारिक परीक्षण होते हैं बच्चों वो योगात्मक मूल्यांकन के अंदर आते हैं। फिर आते हैं कक्षा स्तर की जानकारी। आप जानते हैं समय समय पर हर क्लास में बच्चे का योगात्मक मूल्यांकन होता है। हाफ ईयरली होते हैं, ईयरली होते हैं, फिर उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। फिर परीक्षा जो पेपर होता है उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। फिर उसके आधार पर अंक निर्धारित किए जाते हैं। फिर बच्चों से पेपर लिए जाते हैं। फिर उन पेपर को देने के बाद में हर बच्चे का पता चल जाता है कि वो किस स्तर का बच्चा है, किस कक्षा में जाने वाला है, क्या उसको आगे की कक्षा में भेजा जाना चाहिए। ये योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से ही पता चलता है कि बच्चे का कक्षा का स्तर क्या है, क्या वो 7th क्लास में जाने लायक है, क्या वो 8th क्लास में जाने लायक है। इन प्रश्नों का उत्तर हमें योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से ही चलता है। फिर है छात्र का वर्गीकरण। आप सब जानते हो बच्चों, ग्रेडिंग सिस्टम में भी A+, A, B+, B, ये ग्रेडिंग देने के आधार पर हम छात्र का वर्गीकरण कर पाते हैं कि A+ वाला जो बच्चा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, A वाला उससे कम अच्छा कर रहा है, B+ वाला औसत कर रहा है, और B वाला औसत से भी कम कर रहा है, C वाला और भी कम कर रहा है, और D ग्रेड जिसकी आई है वो और भी कम कर पा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जब हमने ग्रेड निर्धारित कर दी, हमने अंक बच्चे को दे दिया, छात्र को उसका प्रगति पत्र दे दिया, तो उससे क्या पता चलता है? हम उस छात्र का वर्गीकरण कर पाते हैं कि कितने बच्चे क्लास में प्रतिभाशाली है, कितने B+ वाले हैं, कितने C+ वाले हैं, कितने D वाले हैं। तो ये सारी चीजों का ज्ञान हमें योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से हो पाता है। उसके बाद है छात्र के कार्यों का आकलन। अब देखो, छात्र ने पूरे साल भर में यूनिट को कितना समझा, कितना उसमें ध्यान लगाया, कितना शिक्षण विधियों के द्वारा जो बच्चे को पढ़ाया गया है उसने कितना सीखा, उसने किसी भी चीज को सीखने के लिए अपना कितना वक्त दिया, कितना उसने अधिगम किया, कितना उसको व्यवहारिक परिस्थितियों में उपयोग किया, कितनी समस्याओं का समाधान वो आज कर पा रहा है, गणित की संक्रियाओं को कितना समझ पा रहा है, साइंस के जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, भौतिक अभिक्रियाएं हैं, उनको कितना समझ पा रहा है। 8th क्लास का बच्चा है, वो 8th क्लास की सारी चीजें कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इन सब के बारे में हमें योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से पता चलता है। फिर आता है छात्र के संपूर्ण पक्षों का। मैंने आपको बताया, जो कि दुबे साहब ने भी कहा, कि छात्र की शैक्षिक, व्यक्तिगत और व्यवहारिक तीनों पक्षों का मूल्यांकन जो है वो किसके माध्यम से होता है? योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से हम कर पाते। जबकि रचनात्मक मूल्यांकन में केवल एक पहलू पर फोकस रखकर प्रश्न बच्चे से पूछे जाते हैं,
उससे अभ्यास करवाया जाता है। फिर आता है रचनात्मक मूल्यांकन, एक तरीके का अभ्यास ही है, ठीक है। उसके बाद आता है सूचना एकत्र हेतु विश्वसनीय वैध विधि का क्या करना, प्रयोग होता है। सूचनाएं एकत्रित कैसे होती है, परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है, बच्चों को अंक दिए जाते हैं, फिर उस अंक को विभिन्न परिस्थितियों में विश्वसनीय होना भी जरूरी है कि हर परिस्थिति में बच्चे का परीक्षा परिणाम सब क्या आ रहा है, वैसा का वैसा ही आ रहा है, बच्चा डम ही होना चाहिए, हर बार वो जोड़ गुणा बाकी नहीं कर पा रहा है और उसके अंक नहीं आ पा रहे हैं, गणित में वो बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो उसके जो रिजल्ट है वो विश्वसनीय होने चाहिए। जिस उद्देश्य को ध्यान में रख करके उत्तम परीक्षण तैयार करवाया गया है वो परीक्षण अच्छा होना चाहिए, तभी योगात्मक मूल्यांकन सफल हो सकता है। तो एक अच्छा योगात्मक मूल्यांकन करने के लिए सूचना एकत्र करनी होगी, फिर विश्वसनीय और वैध विधि का इसमें क्या होता है, प्रयोग होता है। जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है उस उद्देश्य की पूर्ति करना योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य माना जाता है। फिर आता है विशेषज्ञों की सम्मति ली जाती है। सम्मति का मतलब है विशेषज्ञ जो पेपर तैयार होते हैं उसमें विषय विशेषज्ञ की राय ली जाती है। आज हमारे जो CCE आया है आपका एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग आई है, शिक्षा जगत में जो भिन्न भिन्न आविष्कार हुए हैं, ये सब किसकी देन है बच्चों, इन विशेषज्ञों की देन है। और परीक्षा जो पत्र तैयार होता है उसका जो ब्लूप्रिंट बनता है उसमें किसकी सम्मति होनी चाहिए, विशेषज्ञों की सम्मति लेनी चाहिए कि जो भी प्रश्न पत्र तैयार हो रहा है उसमें ज्ञान, अवबोध, रचनात्मक, संश्लेषण, विश्लेषण, ये कौशल, इन सारी चीजों का विकास बच्चे में होना चाहिए, तभी वो योगात्मक जो मूल्यांकन हो रहा है वो बच्चे का सही हो रहा है। तो विशेषज्ञों की सहमति प्राप्त की जाती है। उपलब्धियों को प्रमाणित, आप सब जानते हैं कि परीक्षा पत्र या प्रश्न पत्र बच्चे को दिया जाता है, बच्चा उसको करता है, उसके अंक आते हैं और उसका एक प्रगति पत्र बनकर के तैयार होता है, तो उपलब्धियां इसमें प्रमाणित होती है। जबकि रचनात्मक मूल्यांकन में जो भी बच्चा उपलब्धि करता है या बच्चा प्रश्न का जवाब देता है वो प्रमाणित नहीं होती है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन में ये सब क्या होती है, प्रमाणित होती है। इसके अलावा ग्रेडिंग पद्धति के माध्यम से बच्चों को अंक दिए जाते हैं। आज जो है प्राथमिक स्तर पर ग्रेडिंग पद्धति को लागू किया गया है, A+, इसी को हम सतत समग्र मूल्यांकन जो आई, सतत समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत ही आपके हमारे भारत में ग्रेडिंग पद्धति को अपनाया गया है। तो ग्रेडिंग पद्धति भी योगात्मक मूल्यांकन का ही हिस्सा मानी जाती है। इसके अलावा एजेलो और क्रॉस ने कहा कि योगात्मक मूल्यांकन विश्वसनीय, वैध और पक्षपात रहित होते हैं, जबकि रचनात्मक मूल्यांकन विश्वसनीय भी नहीं होते हैं, वैध भी नहीं होते और पक्षपात से युक्त भी हो सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक और विलियम ने कहा कि अधिगम के बारे में निर्णय लेना, अधिगम के बारे में निर्णय लेने का कार्य जो होता है कि बच्चे ने कितना अधिगम किया, बच्चे ने कितना सीखा, ये सारा बता देता है आपको योगात्मक मूल्यांकन। ये कहा ब्लैक और विलियम ने। हार्लेन ने कहा कि कार्य में प्रक्रिया और परीक्षणों को अगर जो भी कार्य किया उसका हमने परीक्षण कर लिया तो इसका मतलब है वो कौन कर रहा है ये काम, कार्य को परीक्षण से जोड़ने का कार्य करता है बच्चों, कौन, योगात्मक मूल्यांकन। तो ये आपने योगात्मक मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। तो देखिए योगात्मक मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जो छात्र को शैक्षिक, व्यक्तिगत और व्यावहारिक मूल्यांकन करता है। योगात्मक मूल्यांकन में आवधिक रूप से पता लगता है कि छात्र एक समय विशेष में कितना सीख पाया है। मानकीकृत परीक्षणों से संबद्ध होते हैं। योगात्मक मूल्यांकन निश्चित समय पर आयोजित होते हैं। समग्र अधिगम को जानने के लिए योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है।
कक्षा स्तर की जानकारी प्रदान करते हैं, औपचारिक होते हैं, छात्र का वर्गीकरण कर पाते हैं, छात्र के कार्यों का मूल्यांकन हो जाता है, छात्र के संपूर्ण पक्षों का अध्ययन योगात्मक मूल्यांकन में होता है, सूचना एकत्र हेतु विश्वसनीय वैध विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है, विशेषज्ञों की सम्मति ली जाती है और उपलब्धि स्तर को प्रमाणित रूप से प्राप्त किया जाता है। ग्रेडिंग पद्धति के माध्यम से भी योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। संपूर्ण सूचनाएं जो एकत्रित होती है बच्चे की, वो योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से हो जाती है कि बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा है, कौन सी गतिविधि में अच्छा है, ये सब हमें योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से ही पता चल पाता है। रचनात्मक मूल्यांकन अध्ययन और अध्यापन में सुधार करता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से हम बच्चे के पूर्व अनुभव को आगे के अनुभवों से जोड़ पाते हैं। इसके अलावा योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से हम छात्र के स्तर को जान सकते हैं, कक्षा स्तर को जान पाते हैं कि बच्चा आगे की क्लास में जा सकता है या नहीं जा सकता। छात्र के संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन हो जाता है। इसमें किसमें? ये केवल छात्रों के योगात्मक मूल्यांकन छात्र और शिक्षक की संपूर्ण पक्षों का वर्गीकरण कर देता है, संपूर्ण पक्षों को अंकित स्वरूप प्रदान कर देता है। बच्चों कौन सा आकलन? योगात्मक आकलन। और योगात्मक आकलन के बारे में जो मैंने आपको रॉबर्ट स्टीवन की बताई थी कि माइकल स्टीवन ने सबसे पहले इसके बारे में कहा कि योगात्मक आकलन जो है बच्चे का किया जाना चाहिए। उसके बाद ब्लूम ने इसको परिभाषित किया। इसके बाद एस के दुबे ने इसकी बड़ी ही सुंदर परिभाषा दी है। अब बात आती है कि योगात्मक मूल्यांकन के दोष क्या है। तो पहला देखिए, सूचना का क्षेत्र विस्तृत है। आप सब जानते हैं बच्चे का 1 या 2 महीने में जिस विषय वस्तु का टेस्ट लिया जाता है वो सूचनाएं बहुत ज्यादा उनसे पूछी जाती है, जिससे बच्चा मानकीकृत परीक्षणों से योगात्मक मूल्यांकन से डरने लग जाता है। सूचना प्राप्त करने में समय अधिक। बच्चा जो परीक्षाओं का आयोजन होता है एक निश्चित समय और दिनांक पर आयोजित होता है, इतनी सारी सूचनाओं को एक साथ एकत्र करने में उनको समय भी अधिक लगता है। इसीलिए समय समय पर योगात्मक मूल्यांकन का विरोध होता आया है। सूचना का क्षेत्र विस्तृत होता है, सूचना प्राप्त करने में समय अधिक लगता है, प्राथमिक स्तर पर कम प्रभावशाली। आप सबको पता है बच्चों, प्राथमिक स्तर पर अगर परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है तो बालक का जो दिमाग है, बालक अब तक ये नहीं सोच पाता है कि अंक क्या होते हैं, परीक्षा परिणाम का क्या असर होता है। तो प्राथमिक स्तर पर योगात्मक मूल्यांकन करने का कोई असर नहीं होता है। प्राथमिक स्तर पर जितना ज्यादा हो सके रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। बार बार बच्चे को अभ्यास करवाया जाता है, उसकी कमियां बताई जाती है, फिर उसमें धीरे धीरे करके सुधार करवाया जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर योगात्मक मूल्यांकन ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। उसके बाद आता है तनाव व चिंता, धन का वे अधिक। आप सब जानते हो परीक्षाओं का आयोजन करवाना है, प्रश्न पत्रों का निर्माण करवाना है, फिर उनकी जांच करवानी है। तो इन सब कार्यों में क्या होता है, धन का व्यय अधिक होता है, जबकि रचनात्मक मूल्यांकन में धन का व्यय नहीं होता है, क्योंकि अध्यापन के दौरान ही बच्चों से एक ओरल रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार के धन का अपव्यय नहीं होता है। उसके बाद आता है सीखो और भूलो की प्रवृत्ति। आप सब जानते हैं इस बात को बच्चों कि जब एग्जाम सिर पर होते हैं तो बच्चा उसी विषय वस्तु को रटता रहता है, लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं वो उन चीजों को भूल जाता है। केवल याद इसलिए करता है क्योंकि उसके एग्जाम में अच्छे अंक आए, लेकिन अच्छे अंक के आधार पर हम उस छात्र का मूल्यांकन नहीं कर सकते कि छात्र ने उस चीज का अधिगम किया। छात्र में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है बच्चों, कौन से मूल्यांकन से? योगात्मक मूल्यांकन से। तो आज हमारी जो शिक्षा पद्धति वो अधिगम अनुभवों पर जोर दे रही है, व्यवहारिक अनुभवों पर जोर दे रही है। पाठ्य पुस्तकों
या बोझ रहित शिक्षा पर जोर दे रही है, वो इसीलिए दे रही है क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन से बच्चे में सीखो और भूलो की प्रवृत्ति पैदा हो रही है। हानिकारक प्रवृत्तियों से बच्चे के मन में तनाव व चिंता का विकास होता है। आप सब जानते हो बच्चों, किशोरावस्था में आते आते जब बोर्ड के एग्जाम की बात बच्चे सुनते हैं तो उनमें नेगेटिविटी आ जाती है, उनमें माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो क्यों? इस योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से, क्योंकि उनमें कंपटीशन हो जाता है कि उसे सबसे अच्छे अंक जो है परीक्षा में लाने हैं। तो परीक्षाओं से तनाव व चिंता बच्चे में पैदा हो जाती है। परीक्षा के अंकों पर बल, ये तो आप सब जानते हैं। आज भी हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो परीक्षा के अंकों पर जोर दे रही है, और योगात्मक मूल्यांकन जोर ही किस पे देता है कि परीक्षा के अंक कितने आए। अंकों के आधार पर छात्रों के स्तर का निर्धारण होता है। कक्षा स्तर की जानकारी जो है वो भी परीक्षा अंकों के आधार पर होती है। तो हम परीक्षा अंकों, केवल परीक्षा अंकों के आधार पर छात्र के संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं बच्चों। इसीलिए योगात्मक मूल्यांकन में ये दोष पाया जाता है, अवैज्ञानिक। आप सब जानते हो बच्चों, परीक्षा के अंकों के आधार पर संपूर्ण पक्षों का अध्ययन कर लेना गलत है। तो हम इस विधि को वैज्ञानिक नहीं मान सकते। आज हमारे देश में जो परीक्षा प्रणाली है वो परंपरागत है, उसमें सुधार किया जाना अपेक्षित है। योगात्मक मूल्यांकन के मानदंडों को बदलना आवश्यक है। वृद्धि व विकास का वैध मापन, छात्र में कितनी वृद्धि हुई, कितना उसने सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, किस प्रकार का विकास बच्चे में हुआ, किस चीज को बच्चा कितना अधिगम ढंग से कर पाया, किन किन परिस्थितियों का, किन किन अधिगम कठिनाइयों का उसने सामना किया, वो योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से हमें पता नहीं चलता है। तो योगात्मक मूल्यांकन में ये सब दोष पाए जाते हैं। सूचना का क्षेत्र विस्तृत होता है, सूचना प्राप्त करने में समय अधिक लगता है, प्राथमिक स्तर पर कम प्रभावशाली है, धन का व्यय अधिक होता है, सीखो और भूलो की प्रवृत्ति पाई जाती है, तनाव व चिंता बनी रहती है, परीक्षा के अंकों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ये विधि जो मूल्यांकन का आधार है वो क्या है? अवैज्ञानिक है। वृद्धि व विकास का वैध मापन नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि योगात्मक मूल्यांकन बच्चे का नहीं होना चाहिए। बालक का रचनात्मक और योगात्मक दोनों प्रकार के मूल्यांकन पर जोर दिया जाना चाहिए। दोनों प्रकार के मूल्यांकनों में संतुलन होना जारी रखना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे का रचनात्मक मूल्यांकन नहीं होगा तो छात्र अपनी गलतियों से सीखेगा नहीं, और जब सीखेगा नहीं तो आवश्यक सुधार भी नहीं कर पाएगा। वहीं अध्यापकों के साथ है, अध्यापक को अगर गलतियां पता नहीं चलेगी अध्ययन और अध्यापन के दौरान तो वो योगात्मक आकलन उनका अच्छा नहीं होगा। तो योगात्मक आकलन को अच्छा बनाने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। टीचर को कक्षा में बार बार बच्चों से प्रश्न पूछने चाहिए। विषय वस्तु कितनी उसने सीखी, इन परिस्थितियों का निर्माण करवाया जाना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये सब आज हमने योगात्मक मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में और योगात्मक मूल्यांकन की सीमाओं के बारे में चर्चा करी बच्चों। तो जो मैंने आपको बोर्ड पर विशेषताओं के बारे में लिखाया है और दोषों के बारे में लिखवाए हैं, इसको आप कॉपी में नोट डाउन करो, क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर का जो आपका नवम पेपर है अधिगम के लिए आकलन, उसकी यूनिट फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों योगात्मक मूल्यांकन, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार बीएड में आए हुए हैं। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आगे के वीडियो आपके लिए बनाती रहूं और आपको ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा देती रहूं। धन्यवाद।